हेलो फ्रेंड्स, हम अपने सेकंड पार्ट में थे। हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी किया था। उसका ये सेकंड पार्ट है। हमें कहाँ से कंटिन्यू करना था? हमें गोर्बाचेव से कंटिन्यू करना था। हम गोर्बाचेव और उसकी डिसइंटीग्रेशन देखते हैं, यूएसएसआर की। सबसे पहले जो गोर्बाचेव थे वो प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे। वो कब कहाँ से प्रेसिडेंट हुए थे? वो पूरे उसके लीडर थे। यहाँ सिंगल लीडरशिप, सोवियत यूनियन में सिंगल लीडरशिप होती थी। 1985 में वो इलेक्ट हुए थे। उनका बेसिकली ये था, उनको अपने जितने भी रिफॉर्म सोवियत यूनियन में हुए उसे वो चेंज करना था। उन्हें उन्हें रिफॉर्म्स लाने थे डिफरेंट तरह के अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। वो क्या चाह रहे थे? उन्हें अपनी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना था और उन्हें अपनी सिचुएशन, जो भी उनकी सिचुएशन थी और जो भी कंडीशंस थी, जो वेस्टर्न कंट्री के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था पहले, उसे वो सुधारना चाहते थे। और उसको क्या करना चाहते थे? वो अपनी रशिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक नेशन बनाना चाहते थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। उन्होंने बहुत तरह के नेसेसरी उन्होंने रिफॉर्म्स लिए, जैसे कि यूएसए। हमें पता है जैसे यूएसए के पास बहुत वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। हम अपनी रिफॉर्म को चेंज करना चाहते थे। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को चाहते थे, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को चाहते थे। ये जो गोर्बाचेव है, इन्होंने बहुत तरह के रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि उन्होंने अपने ही सिस्टम में चेंजेस लाई। ये लास्ट प्रेसिडेंट रहे थे सोवियत यूनियन के सिंगल लीडरशिप के। ठीक है, इसने बहुत तरह की लीडरशिप लाई। जैसे ये यूएसएसआर का सिस्टम हटाना चाहते थे, वो बहुत नेसेसरी था। वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करना चाहते थे। जो यूएसए के पास टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। वो इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना चाहते थे और अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाहते थे और कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि वो रशिया को एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक नेशन बनाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जो गोर्बाचेव थे। जो ईस्ट, उसमें बहुत तरह के क्राइसिस आने लग गए। ठीक है, और कॉमन पार्टी भी देखी गई इसमें, जैसे दिखा रखा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ, जो मतलब बहुत तरह के लीडर वहाँ बहुत करप्टेड हो गए। जो लीडर थे वो एक डेमोक्रेटिक मैनर से काम नहीं कर रहे थे, वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। जो मिलिट्री थे उन्होंने 1991 में अकर हुए, जो इंश्योर कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी थी जो सिंगल पार्टी थी। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी, वहाँ के लीडर करप्टेड हो गए थे और पीपल की जो बिल्कुल भी उनको फ्रीडम ऑफ टास्क बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही थी। एंड दे डिड नॉट वांट ओल्ड सिस्टम। वहाँ के जो पीपल थे उन्हें पुराना सिस्टम नहीं चाहिए था, उन्हें न्यू सिस्टम चाहिए था। वो नया सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते थे। उन्हें एक बहुत अच्छी तरीके से उन्हें फ्रीडम मिल पा रही थी हर चीज़ को करने की। बहुत तरह के क्राइसिस स्टार्ट हो गए सोवियत सिस्टम में, मेड बाय द डिसइंटीग्रेशन फास्टर एंड फास्टर। डिसइंटीग्रेशन मतलब डिक्लाइन। मतलब जो सोवियत सिस्टम थी वो कैसे धीरे धीरे करके कैसे डाउन एंड डाउन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जो यूएसएसआर है उसका सिस्टम कैसे देखा गया? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गई उसके बाद क्या हुआ? जो सेंट्रल एशिया है उसने ये थॉट किया, दे डज नॉट वांट डिसइंटीग्रेट। उसने ये सोचा कि यूएसएसआर ने ये सोचा कि वो कभी डिसइंटीग्रेट हो ही नहीं सकती। एज दे बैकवर्ड, धीरे धीरे उनकी सारी कंडीशन बैकवर्ड होने लग गई। जो सिक्योरिटी काउंसिल थे वो कंट्रोल बाय रशिया, और ये सारी चीज़ें रशिया ने कंट्रोल करी। हर चीज़ें हुई, जैसे कि रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है बहुत अच्छी, और पोस्ट मतलब अच्छी शेप बना रखी है उसने। और रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करता है, जैसे यूएसए के पास वो विद द यूएसए के पास जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, ऐसे वो वेपन्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। बाय द सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट, मैंने आपको पहले भी बताया था सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गई थी। डिसइंटीग्रेट मतलब पूरी तरीके से खराब हो गई, बंद होने की कगार पे आ गई थी। 3 तरह की वीकनेस थी, पॉलिटिकल वीकनेस थी, इकोनॉमिक वीकनेस थी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री वीकनेस देखी गई। पहला इकोनॉमिक वीकनेस ये था, वहाँ शॉर्टेज होने लग गई कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आने लग गई, शॉर्टेज होने लग गई फूड ग्रेन्स की। और उनके पार्टी के सिस्टम अगेंस्ट उन पे डाउट करने लग गए और क्वेश्चन पूछने लग गए, ये हमने ये सोवियत सिस्टम क्यों स्टार्ट करा है। इसके बारे में बहुत तरह के क्राइसिस होने लग गए। इसके मेन रीज़न ये थे, वो उन्होंने सोवियत सिस्टम में ज़्यादा उन्होंने किस पे ध्यान दिया? मिलिट्री वेपन से ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी
स्पेंड करी मिलिट्री फोर्स पे, जो भी सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स पे थी सिर्फ। और उन्होंने सैटेलाइट्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे यूरोप में उन्होंने सैटेलाइट इंस्टॉल करी, जो इसका प्रभाव या सोवियत सिस्टम को करा, जैसे कि वो उनको लोन लेने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा हो गई, उन्होंने लोगों से बोरो किया, बोरोइंग सिस्टम ज़्यादा हो गया जिससे कि वो लोन नहीं चुका पाए। पीपल गेन नॉलेज, धीरे धीरे जो लोग हैं वहाँ के लोगों ने उन्हें नॉलेज मिलने लगी, टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होती है, उन्हें अवेयरनेस होने लग गई, और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ वो अच्छा रिलेशन बनाना चाहते थे, और ये सिस्टम कनेक्ट करता था वेस्टर्न कंट्रीज को भी। और इसका रिजल्ट ये था, धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होने लग गया कि हम बहुत पीछे हो चुके हैं, यूएसएसआर बहुत बैकवर्ड हो चुका है पूरी तरीके से। अब आता है पॉलिटिकल वीकनेस। मैंने आपको पहले बताया था जो पॉलिटिकल वीकनेस थी वो सिंपल ये था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सिंगल पार्टी सिस्टम थी, वो कितने सालों से रूल करती थी, वो 70 ईयर से रूल कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो गई थी 60 सालों में, 70 ईयर्स में वो रैपिडली ग्रो हो गई थी, बट वो अनअकाउंटेबल थी पब्लिक के लिए। ये जो पॉलिटिकल वीकनेस क्यों होने लग गई, धीरे धीरे इसलिए वीकनेस होने लग गई क्योंकि वहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम था, वहाँ के लीडर करप्टेड हो गए, वो अपनी जो वो लीडर थे वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते थे, वो दूसरों को उससे नुकसान पहुंचाते थे, जो पुअर पीपल थे वो और पुअर हो गए, जो रिच पीपल थे वो और रिच हो गए, क्योंकि करप्शन होने लग गया, गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल थी पब्लिक के लिए, अपने रूल और रेगुलेशन खुद मॉनिटर करते थे, वायलेंस क्रिएट होने लग गया, प्रोटेक्शन होने लग गया, बहुत सारी चीजें होने लग गई अगेंस्ट उनके। अब यहाँ देखते हैं सिटीजन वांट्स इन द रिलीजन ऑफ द गोरबाचेव रिफॉर्म, ये कैसे कंसीडर देखा गया। देयर वॉज एन सेशन ऑफ सोसाइटी, हमने देखी गई, दैट वॉज द गोरबाचेव शुड हैव बी मूवमेंट दैट बिलीव फास्टर एंड फास्टर इन द सिटीजन डिसइंटीग्रेशन। ये देखा गया जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो अपोज कर रहे थे कि जो ये भी पावरशिप है जो इनक्लोज है ये क्विकली गोरबाचेव को मूव कर सकती है, जो क्विकली ये जो गोरबाचेव जो चीजें कर रहे हैं वो बिल्कुल वो अपनी सपोर्ट खो सकते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि वो सिटीजन्स के उसूलों पे नहीं खड़ी हो पाई, जो सिटीजन्स ने एक्सपेक्ट किया था गोरबाचेव ऐसे करेगा, उन्होंने गोरबाचेव ने नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे ये, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया जो इनकी पावर्स थी वो एक अच्छे तरीके से वो अपनी पावर का यूज कर रहे थे, बट जो इनके जो अदर पॉलिटिकल मेंबर्स थे पार्टी के वो इनके अगेंस्ट हो चुके थे। एट द एंड द सिटीजन इज आल्सो अगेंस्ट, इनके सिटीजन्स भी अगेंस्ट हो गए, जैसे इन्हें क्विकली इनकी पावर मिलती वैसे क्विकली इनकी पावर इनसे छीनी भी जा सकती थी। और मैंने आपको बताया था ये लास्ट कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके थे। इसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी सिस्टम आ गया, जिसमें क्या हुआ, जिसमें सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट था वोट देने का, और बहुत डिफरेंट तरह की पार्टीज भी इंट्रोड्यूस होती थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसए। अब कॉन्सिक्वेंसीज, ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हुआ। देखो, जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद बहुत तरह के जो हमारी आइडियोलॉजी हुई थी वो बहुत तरह की डिसइंटीग्रेशन देखी गई हमने। एट द एंड क्या हुआ, जो लीडर की जो आर्मी रेस है वो बिल्कुल नेगेटिव फोर्स में चली गई थी, हम अपनी रेस से पूरी तरीके से पीछे हो गए थे, जो हमारी जो कंट्री की पॉजिटिवनेस थी, वीकनेस थी, वो वीकनेस में कन्वर्ट हो गई थी। सेकंड पावर हमारी ये थी, जो हमारी पॉलिसीज थी वो बिल्कुल चेंज होने लग गई। हमने एंड ऑफ बायपोलैरिटी में पढ़ा था कि हम मल्टीपोलैरिटी में कन्वर्ट हो गए। मल्टीपोलैरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज में हम अपनी पावर को इंट्रोड्यूस करें। यूएसए इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर में जीत गया था उसने, क्योंकि उसने क्या फॉलो किया था, उसने कैपिटलिस्ट फॉलो किया था। बस जो यूएसएसआर है उसने सोवियत सिस्टम है उसने क्या किया, उसने सोशलिस्ट एक्सेप्ट किया। जैसे कि यूएसए है वो कैपिटलिस्ट फॉलो करता है, तो उसने सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर्म करे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने इंट्रोड्यूस किया, और वर्ल्ड बैंक भी। ये दोनों कब किए थे, ये दोनों एक साथ इंट्रोड्यूस करे थे 1944 में इंट्रोड्यूस करे थे। और दूसरा
यूएसए के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, ये बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करने के लिए थे जो पुअर कंट्री है, जो नॉट एबल है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, इसलिए ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए यूएसए के द्वारा। यूएसए इन दोनों इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट प्रोवाइड करता है अदर कंट्री को जिसको नीड होती है, ये इसमें देखा गया। नेक्स्ट हमारा आता है एंड में क्या हुआ। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई उसके बाद जो लीडरशिप है उन्हें इंडिपेंडेंट मिल गई, हमारी कंट्रीज को इजीली कंट्री अपनी कंट्री अपने हिसाब से चलाने की इजाजत हो गई। अब आता है शॉक थेरेपी में ऐसा क्या हुआ। ये बिल्कुल इजी पॉइंट्स बना रखे मैंने, बिल्कुल सिंपल होगा। चलो आती है। शॉक थेरेपी बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस थी। शॉक थेरेपी वॉज अ पेनफुल प्रोसेस वेयर, या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं हम, where the authority of the socialist system is democratically capitalist system after the collapse of the community commission। चलो इसमें आता है, ये जो शॉक थेरेपी थी वो ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस रह चुकी थी, ऐसा ट्रीटमेंट था जो अथॉरिटी ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम कर रही थी, जो कन्वर्ट हो गई थी डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो गई थी आफ्टर द कोलैप्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में। जब कोलैप्स हो गया उसके बाद इन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़ के डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट को अपनाना स्टार्ट किया। देखो, द न्यू मॉडल ऑफ ट्रांजैक्शन इन रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोपियन, ये केम टू नोन एज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी यही है, पहले वो सोशलिस्ट फॉलो करते थे, अब वो सीधे वो शिफ्ट हो गए किस पे, कैपिटलिस्ट पे। वो तीन तरह के मॉडल, न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करे गए। रशिया था, साउथ एशिया था, ईस्ट यूरोप, सेंट्रल एशिया। चलो नाम बताती हूँ, रशिया, ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप था, सॉरी, ये केम टू नोन एज शॉक थेरेपी बोला गया। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे यूएसए ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसने इंट्रोड्यूस किया, बट जो यूएसए है वो कभी भी चार्ज नहीं करता था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम यूएसएसआर से, कभी भी हाई चार्ज नहीं करता था, क्योंकि जो यूएसएसआर है उसके जो फंड्स है वो बिल्कुल खत्म की मात्रा में हो गए थे, उन्हें अपनी कंट्री को डेवलप करना था विद द हेल्प ऑफ लोन। और ये जो यूएसए है ये कभी भी लोन बैक नहीं करता था, यूएसए कभी भी पुअर कंट्री से लोन बैक नहीं लेता था। देयर इज ओनरशिप इंट्रोड्यूस होने लग गई, फार्म बिकेम दिस वाज इंडिविजुअल ओनरशिप का पैटर्न आने लग गया, और प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड होने लग गई इसमें। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के ऐसे क्या क्या बदलाव देखे गए ये देखा हमने। शॉक थेरेपी में क्या हुआ, 90% ऑफ स्टेट की जो ओनरशिप थी, मतलब जो ओनरशिप थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो एक इंडिविजुअल सेक्टर को बेचती गई। मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज को सेल कर दी गई। 90% स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज वर पुट्स ऑन अ सेल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज को बेची गई। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टिंग ऑन द केयरिंग ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। वहां प्राइवेटाइजेशन हो गई और वहां की गवर्नमेंट बिल्कुल वीक पड़ गई थी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जितनी भी मोस्टली मैंने आपको वहां पीछे भी बताया था, जितनी भी कंट्री थी 90% इंडस्ट्रीज तो सेल हो गई, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आने लग गई। दिस नोन एज गराज सेल भी बोला गया। गराज सेल इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है। गराज सेल वो होता है जहां हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, वो सारी प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई। 90% इंडस्ट्रीज तो सेल हो गई, उसको हम बोलते हैं गराज सेल सिचुएशन, जो हिस्ट्री में आकर हुई थी। वॉज कैरी द प्राइवेटाइजेशन। यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो गया इंक्लूड, मतलब जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, उन्होंने कहाँ सेल कर दी, उन्हें प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दी। अब उन्हें पता है कि उन्हें कौन से कामों में कैसा वर्क करना है, अब ये उनकी हेडेक है। अब देखो क्या हुआ, ब्लैक में पीपल, जितने भी वहां के लोग थे उनके वाउचर्स को बेच दिया गया ब्लैक मार्केट में, और हाँ ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया,
और जो उनकी टिकट थी वो भी ब्लैक मार्केट में सेल कर दी फॉर अर्निंग अ मोर मनी। पैसे कमाने के लिए उन्होंने जो पब्लिक और जो गवर्नमेंट सब्सिडी थी वो बैक कर दी गई, ड्रॉन बैक ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे और डेवलपमेंट हो।